अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स शेफ लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस इतना ही कह सकते हैं, आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 38 सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। माधवी बस वहाँ पर खड़ी थी। जिस तरह से आरुषि की नज़रें उसे देख रहे थे, उस तरह से माधवी कुछ देर के लिए चुप सी हो जाती है। उसके दिल में पता नहीं एक दर्द सी जाग उठती है। वो बस नॉर्मली पूछती है कि हाँ ठीक है। ये सुनने के बाद आरुषि बस सिंपली जवाब देती, थोड़ी सी बस छोटा सा मुस्कुराहट के साथ, हाँ वो ठीक हूँ। पूर्वा और दिया साइड में खड़ी ही थी, जो एकटक आरुषि को देख रहे थे। वो दोनों समझ रहे थे आरुषि की चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि प्यार आँखों में दिख जाती है। बंदी मौत के मुंह से बाहर आई है, फिर भी उसकी आंखों में माधवी के लिए ढेर सारा प्यार नज़र आ रही थी। और तभी फिर से दिया की मोबाइल पर कॉल आने लगता है। तो दिया रिसीव करती है तो उसके भाई थोड़ा सा चिल्ला पड़ता है, इतनी रात को तुम दोनों अभी तक हॉस्पिटल में कर क्या रही हो? उसको होश अभी तक नहीं आया है? ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है ना, बस बात खत्म। रहने का क्या मतलब है वहाँ पर, जब उस शख्स से हमारा कोई नाता है नहीं? अब दिया चाहती तो थी चिल्लाना, बट ऐसे हॉस्पिटल में और कम से कम आरुषि के सामने तो नहीं। तो वो शांत रहती है। वो बस इतना बोलती है कि बस आ रहे हैं, निकल रहे हैं हम, और यही बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। पूर्वा भी पूछती है कि क्या हुआ, आपके पति चिल्ला रहा है। पूर्वा आगे कुछ नहीं बोलती है। इधर दिया फिर से आरुषि के पास आती है। आप दीप, हम जा रहे हैं, वो घर से कॉल आए थे। तो जिस तरह से वो बोल रही थी ना, आरुषि उसकी फेस एक्सप्रेशन से समझ जाती है। वो थोड़ी सी साइड में देखने लगती है तो पूर्वा भी आती है और वो भी बोलती है कि दी आप अपना खूब सारा ध्यान रखना और बस जल्दी से ठीक हो जाइए। हम फिर कभी आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। शायद बहुत कुछ कहने थे आरुषि को, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। दिया और पूर्वा जाने लगती है तो पूर्वा जाने से पहले काजल से बात कर रही थी कि आरुषि का ध्यान रखे। तो दूसरी ओर दिया भी जाते वक्त वो माधवी की हाथ पकड़ती है, क्योंकि जब पूर्वा आरुषि से बात कर रही थी उस वक्त माधवी कॉर्नर साइड में आ चुकी थी। माधवी थोड़ी शॉक होती है और वो आगे बोलती है कि क्या हुआ? वो माधवी जी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। माधवी समझ रही थी तो कमरे से बाहर होते ही ये। तभी माधवी बोलती कि हाँ कहिए। वो मुझे पता है कि दिया आपके साथ रहती है। अब इस बात का वो क्या रिएक्ट करेगी उसे समझ तो नहीं आ रही थी, वो बस शांत थी। वो मेरी दीन आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत। मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन हाँ वो आपसे बहुत प्यार करती है और उससे भी ज़्यादा ना वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप मुझे छोटी बहन ही मान सकती हो कि प्लीज़ आप मेरी दी का ध्यान रख लेना प्लीज़। अब घर वाले हैं फिर भी नहीं है तो प्लीज़। वो जिस तरह रिक्वेस्ट कर रही थी वो भी हाथ जोड़ के, माधवी हाथ पकड़ लेते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ आप मेरी दी का ध्यान रख लीजिएगा ठीक से। इसके लिए आपको मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी दी ठीक हो जाएंगी बहुत जल्द। मैं यकीन रख सकती हूँ ना आप पर? जी बिल्कुल। चलिए, मेरी दिल को तसल्ली हुई, कम से कम अगर आप बोल रही है ना तो मेरी दी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच मेरी रिक्वेस्ट रखने के लिए। देखिए इसमें धन्यवाद क्या देनी। तभी पूर्वा भी आती है और वो देखती है दिया को और बोलती कि चले। तो वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। माधवी फिर कमरे में जाती है। वो जो हॉस्टल वाली दी थी वो भी आरुषि से कुछ देर बात करके वो भी चली जाता। देखते देखते 12 बजने जा रहे थे, कितनी देर तक रुकेंगे, वो भी चली जाते हैं। अब बचे थे काजल
उसके हस्बैंड और माधवी। माधवी को लगती है कि काजल जो सुबह से यहाँ वहाँ भाग रही है, उसका बेटा है, कम से कम थोड़ा सा रेस्ट तो उसे भी लेनी चाहिए ना। और कहीं ना कहीं काजल के हस्बैंड वो भी तो भाग ही रहे हैं। यही सोचते हुए माधवी बोल देती है कि ताई आप दोनों घर चले जाइए ना, मैं यहाँ पे रुक जाऊँगी। लेकिन काजल मना कर देती है क्योंकि अभी तक जो है केविन नहीं मिले थे, और जब तक वो ना मिले तब तक कैसे क्या। वो बात करती है, एक्चुअली उसके जो हस्बैंड थे राजीव, वो बात करते हैं और जैसे तैसे लगभग आधे घंटे में केविन मिल जाते हैं। आरुषि को वहाँ पर शिफ्ट करे जाते हैं। अच्छे थे सब कुछ प्रॉपर। फिर जाके माधवी बोलती है, बस हो गई ना ताई, अब आप घर जाइए ना। और ताई वो सारा वहीं पर है, मैं आते वक्त आंटी के पास छोड़ के आई थी, वो अभी तक नहीं सोई है। तभी काजल बोलती कि कोई बात नहीं बहनी, मैं जाते हुए उसे लेके जाऊंगी अपने साथ और सुबह आते हुए लेके आऊँगी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और बैग भी लेके जाऊंगी, फिर उसे सुबह स्कूल भी छोड़ सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। आप अपना ध्यान रखिए, फिर पक्का आप रह लोगे ना। माधवी धीमी सी आवाज़ में बोलती है कि हाँ ताई, कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है, अगर डॉक्टर कुछ भी बोले किसी भी वक्त आप बस मुझे कॉल कर लीजिएगा, किसी भी वक्त। ठीक है ताई। थोड़ी बहुत बात होती है वहाँ पर। आरुषि ये सारी बातें सुन रही थी, तो कहीं ना कहीं माधवी यहाँ पे रुकेगी, ये थोड़ी अजीब सी सिचुएशन ना हो जाएगी, माधवी ऑकवर्ड होगी, ये वो नहीं चाहती थी। आरुषि थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में बोलती कि वो काजल। तभी काजल उसके पास आती है। हाँ बोलना, क्या हुई? वो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है क्या? मतलब वो नर्स तो है ना, बस इनफ है, मतलब सुबह आ जाएगी तो काफ़ी है। काजल भी समझती है, वो तो थोड़ी बहुत गुस्सा भी थी आरुषि के साथ, लेकिन ऐसे वो सिचुएशन है नहीं ना। वो बोलती कि तू ना पहले तो ठीक हो जा अच्छे से, फिर ना बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने की, करूँगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ना मेरे शरीर में उतनी जान भी नहीं बची कि मैं तुझे कुछ सुना पाऊँ, और ना ही तू उस हालत में है कि कुछ सुन पाए। तो बेहतर है आराम कर, ठीक हो जा जल्दी। मैं मिलती हूँ कल। वही ठीक है, मैं आती हूँ। जी ताई, और हाँ वो सारा अगर रोए तो बस समझा दीजिएगा। वो नहीं रोएगी वही, फिक्र मत कीजिए। और यही बोलते हुए वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, काजल और उसके हस्बैंड। ये लोग जाते हुए सारा को वो आंटी के वहाँ से लेके घर चले जाते हैं। वो घर पहुँचते ही माधवी को कॉल करती है कि बहनी आ गए हैं घर और सारा ठीक है, समझा दिया है मैंने, वो रोएगी नहीं, ना ही ज़िद करेगी, हम सुबह आ जाएंगे। ठीक है ताई, फिर रखते हैं, आप आराम कीजिए। हाँ, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस कॉल कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। और उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। इधर एक साइड पे वहाँ पर वो बैठी हुई थी, आरुषि तो वो बेड पर ही थी। आरुषि को बहुत अजीब लग रही थी। यहाँ पर माधवी कमरा खाली, वो बेड पर, थोड़ी सी थी ना सिचुएशन, उसे बुरी भी लग रही थी माधवी के लिए कि उसे आराम करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसी के लिए यहाँ पे फंस गई। तो थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में बोलती कि माधवी जी। माधवी उसकी ओर देखते उठ के आती है। कुछ चाहिए आपको? नहीं वो सॉरी। किस बात के लिए? नहीं वो आप खामखा मेरी वजह से यहाँ पे। फ़िलहाल तो इतना आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे जो सही लगेगी मैं वही करूँगी। और यही बोलते हुए माधवी अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है। आरुषि एकदम चुप सी हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आते हैं। नॉर्मली जो आरुषि की वहाँ पर फाइल थी, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें, वो चेक करते हुए वो कुछ इंस्ट्रक्शन नर्स को दे देते हैं कि अभी एक पेन किलर की इंजेक्शन उसे देंगे जिससे उसे नींद आ जाएगी। अब ऑपरेशन सर्जरी हुई है तो उसकी चीज़ें, उसे पेन भी होगी, तो उस हिसाब से सारी चीज़ जैसे जैसे होता है वो नर्स को समझाते हैं। नर्स भी वैसे ही उसको दवाई दे के चले जाते हैं। कुछ चीज़ें माधवी खुद वहाँ रह के पूछ के कि कैसे कैसे चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो वहाँ पे थी, वो समझ जाती है। बढ़ते हैं आरुषि के घर की तरफ। जैसे ही इधर दिया और पूर्वा पहुँचती है,
उधर जो अखिल था वो बस इंतज़ार ही कर रहे थे, और जैसे ही ये दोनों पहुँचते वो तो एकदम से पूरी झल्ला पड़ता है। ये घर के लड़की अगर इतनी देर तक घर से बाहर रहे ना, तो अब क्या बोली जाए इसको? हाँ भाई साहब, वो बंदा बस अपने हिसाब से बोल ही रहा था, लेकिन हाँ इतना कि दादाजी तक वो बातें ना जाए। दिया को गुस्सा बहुत आ रही थी, लेकिन वो शांत थी क्योंकि वहाँ पर उसकी मम्मी पापा दोनों ही मौजूद थे और वो दोनों शांत थे। उसे इतना गुस्सा आ रही थी, वो अपनी भाई को एक जवाब तक नहीं देती, लेकिन वो अपनी मम्मी के सामने आके खड़ी होती है। ये सब होते हुए आप देख भी रही हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? मैं बस अपनी दी को देखने गई थी, आप भी गई थी, आप वापस आ गई। मैं बस अपनी दी की होश में आने की इंतज़ार कर रही थी। जब वो आई, मैं उनसे बात करी, फिर आई। मैं कुछ गलत काम तो नहीं की ना मम्मी? लेकिन आप और पापा, आप लोग कैसे भूल सकते हो कि वो आपकी बेटी है, और ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कि वो कुछ लगते ही नहीं है हमारे। और मम्मी, ये जो आप हॉस्पिटल में बखेड़ा खड़ा करके आई हो ना, जिस लड़की को आप इतना भर भर के सुना के आई है, अरे वो तो वो भी नहीं है जो आप समझ के इतने सारे बातें बोली। आप जिस शख्स को समझकर इतनी सारे बातें बोले ना, वो थे ही नहीं वहाँ पर। कभी तो सोचा करो। आप दोनों से क्या ही बोलूं। ये बोलते हुए वो चली जाती है। इधर पूर्वा जो है वो अखिल की ओर देखते हुए बोलती है कि बस करिए अखिल, ऐसे चिल्लाने से, गला फाड़ने से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा होते ना तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अखिल, बस चिल्लाते और आपकी तरह आप गला फाड़ते लोग। लेकिन सच ऐसा नहीं है, आपकी सोच से अलग है। और एक बात, एज ए हस्बैंड नो डाउट आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक भाई के तौर पे आप आज हार गए। मुझे बड़ी दुख हुई, मुझे आपसे ये उम्मीद थी नहीं। यही बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है चुप से। उधर हारुषी की मम्मी वो थोड़ी सी चुप हो गई थी, जिस तरह से दिया ने बोली कि जिनको उन्होंने सुना के आई वो लड़की थी नहीं जो वो समझ रही थी। हारुषी की पापा कुछ नहीं बोलते, वो बस चले जाते हैं। बस आ गए ना, आप चलो, जाओ जाके सो जाओ, और कोई बात नहीं होनी चाहिए। अखिल वहाँ से चला जाता है। हारुषी की मम्मी वो भी कमरे में चले जाते हैं। अब देखते देखते वक्त बीत रहे थे। दूसरी ओर हॉस्पिटल में इधर आरुषि को इंजेक्शन तो लग चुकी थी, लेकिन उसे प्रॉपर नींद भी नहीं आ रही थी। अब थोड़ी थोड़ी से उसे दर्द हो रहे थे। अब सर्जरी हुई थी, इतनी मेजर तो लाजमी है। उसे अब बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रही थी, पता नहीं क्यों, बहुत अजीब सी लग रही थी। माधवी जो साइड में बैठी हुई थी उसे भी नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली वो केबिन इतना बड़ा था कि दूसरे साइड पे एक्स्ट्रा बेड थे। शायद पेशेंट के साथ जो भी हो घर वाले वहाँ पे रह सकते हैं। और दूसरे साइड पे एक काउच जैसा था, थोड़ा सा बड़ा, चाहे तो वहाँ पर भी सो सकता है आराम से एक इंसान। तो माधवी उसी काउच पे थी क्योंकि वहाँ से आरुषि को प्रॉपर देख सकती थी। वो वहीं पर बैठी हुई थी, थोड़ी सी सर को टिका के कुछ सोच रही थी। थोड़ी देर के लिए माधवी की आंखें बंद थी, और जैसे ही अचानक वो आंखें खोलती है, सामने की ओर देखती है। आरुषि पता नहीं ऊपर की ओर एक टक देख रही थी, और उसकी आंखों से सरकती हुई वो आंसू की बूंद बेड पर। वो बेड की बेडशीट जो थे वो सफ़ेद थे, तो उस पर वो चीज़ें पड़ती है ना, बूंद, तो वो समझ जाती है कि वो रो रही है। माधवी उठती है और चलती हुई उसके पास आती है। जब वो पास आती है तो देखती है कि आरुषि के हाथ शेक कर रहे हैं, और लगातार उसकी आंखों से वो एक एक बूंद गिर रहे थे, आंसू। वो आती हुई एकदम से थम से आरुषि की आंसू को पोंछती है। आरुषि नज़रों को थोड़ी साइड में करती है। जैसे ही वो माधवी को देखती है वो थोड़ी सी स्तब्ध हो जाती है, एकदम से चुप शांत। लेकिन अब भी उसके हाथ कांप रहे थे। माधवी साइड में बैठती है, बेड पर ही, और उसकी हाथ के ऊपर हाथ रखती है। आप क्या सोच रहे हैं?
कुछ नहीं, वो आप चाहिए ना, अब आप थोड़ी सी रेस्ट लीजिए, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ आप क्या सोच रही है? नहीं माधवी जी, मैं देखिए आरुषि जी, मुझे झूठ पसंद नहीं है। आपकी आंखें बता रही है तो आप सच बताइए। नहीं वो कुछ नहीं, मुझे मेरी वो मम्मी पापा की याद आ रही है। जब वो ये शब्द बोलती है तो उसकी आंखों से वो फिर से बूंदें गिरने लगती है। माँ भी वो समझ सकती थी, आखिर उसके भी तो माँ बाप नहीं है, तो वो फिर से उसकी आंखों से आंसू पोंछती है। तो फिर नहीं करनी थी ना ऐसा? क्यों करें ये सब? ज़रूरत क्या थी आपको? आपके पास घर थे, घर वाले थे, माँ बाप थे, बहन थे, भाई थे, सब थे। आप बहुत खुश थी, फिर क्यों करी ये सब? क्योंकि उस खुशी में भी मेरी एक और खुशी थी जो वो लोग समझे नहीं, और कहीं ना कहीं वो खुशी भी मेरी ज़िंदगी में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मेरे परिवार के साथ खुशी। लेकिन वो लोग समझे नहीं, और बदलते हुए चीज़ें मुझे भाए नहीं। अब माधवी इतना तो समझ ही रही थी कि इस हालत में ऐसे सिचुएशन होना भी सही नहीं है उसकी सेहत के लिए। वो बोलती कि देखिए, अब जो हो गई उसको मैं नहीं बदल सकती, और आप चाहती भी नहीं है कि वो सारी चीज़ें बदली जाए। ये सारी चीज़ें आप ही के अनुसार हो रहा है, तो बस अब किस बात की रोनी? आपकी हालत ठीक नहीं है, आपको बस आराम की ज़रूरत है। आरुषि कुछ नहीं बोलती है। माधवी कुछ देर तक उस जगह पर ही बैठी रहती है। कहीं ना कहीं वो शायद उसको ये एहसास दिला रही थी कि ठीक है ना, जो हो गया वक्त वो बीत गया, फ़िलहाल मैं आपके साथ हूँ, बस आप यही समझिए और बस आराम कीजिए। वो बस उसे कंफर्ट दे रही थी उस वक्त, खुद की होने का एहसास शायद। आरुषि थोड़ी बहुत शांत हो जाती है। ये सारी चीज़ माधवी बस बोलती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं माधवी के मन में एक तूफान सी उठ चुकी थी, क्योंकि वो खुद को कसूरवार समझती है इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर वो खुद ना बोलती आरुषि को तो शायद आज ये दिन तक देखने की नौबत नहीं आती। शायद आज आरुषि अपने घर वालों के साथ होते, शायद अभी उसे वो जितना वो उसको देखभाल की ज़रूरत थे वो सब उसके परिवार देते उसे। अभी शायद उसकी जगह उसकी माँ होती, अभी पूरा परिवार शायद इसी कमरे में मौजूद होती। ये सारी चीज़ उसे और तकलीफ़ दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस साइड में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद माधवी को धीमी सी आवाज़ सुनाई देता है, माधवी जी। कहिए, क्या आपने मुझे माफ़ किया? माधवी थोड़ी पलट कर देखती है। माफ़ किस लिए? वो आप तो वो अब ना वो बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी आंखें ऑलमोस्ट बंद थे, और बस वो इतना बोलते बोलते वो सो जाती है। माधवी एक टक आरुषि की चेहरे की ओर देख रही थी, थोड़ी सी फीकी सी हो गई थी, होठ सूख चुके थे। कुछ देर बस देखती है, पता नहीं क्या अजीब सी लग रही थी उसे। उसे ऐसे सिचुएशन का आदत नहीं है, शायद इसीलिए वो यही सोच रही थी, लेकिन क्या पता कुछ और बात हो। कुछ देर तक वो बिल्कुल वैसी ही रहती है। थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, वो वहाँ से उठते हुए फिर से उस काउच पे जाके बैठ जाती है। फिर भी ध्यान आरुषि की ओर ही थी। शायद वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि अगर वो थोड़ी सी भी सो जाए, आरुषि को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उसे पेन हो, फिर अगर वो चीज़ वो नहीं समझ पाए तो उस चीज़ का वो प्रॉपर ध्यान रखती है।
और ऐसे ही वो रात बीत जाती है। इधर सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग शिफ्ट की नर्स वगैरह होते हैं, वो लोग चेकअप के लिए आ जाते हैं देखने के लिए। तो वो आते हैं और आरुषि को चेक करते हैं। आरुषि थोड़ी आली उठ चुकी थी, मेडिसिन की असर कितनी देर तक होगी। फिर चेक करते हैं, फिर सुबह की दवाई। इधर जो है माधवी भी उठी हुई थी और वो पूछते हैं कि उसको कुछ खिला सकते हैं क्या हम। तो वो बोलते हैं कि फ़िलहाल नहीं, आप लगभग 2 घंटे बाद उनको थोड़ी सी लिक्विड सी चीज़ें खिला सकते हो, या फिर कोई जूस या सूप वगैरह पिला सकती हो। ऐसी चीज़ वो बोल दे के चली जाती है। देखते देखते अब 9 बज रहे थे। 9 बजते ही वहाँ पर काजल पहुँचती है। काजल को देखते हुए माधवी बोलती है कि ताई आप आ गई इतनी सुबह। हाँ, वो सारा को स्कूल छोड़नी थी ना, तो उसको स्कूल छोड़ के यहाँ पे आई है। आप वो गई, रोई नहीं? हाँ, समझा दिया है, चॉकलेट दी है उसको, तो बस मान गई है। बस राजीव उसको लेते हुए हॉस्पिटल आ जाएगा एक बार। मैं बोल दिया, आप फिक्र मत कीजिए। वैसे आपने कुछ खाई? और क्या हाल है मैडम? झांसी की रानी बननी है क्या? यार ऐसे मजाक तो मत कर। नहीं नहीं, मजाक क्या कर रहे? नहीं, तू झांसी की रानी बन जा, तू जंग लड़ने चली जा, या फिर कुछ और भी हो ना, एक से बढ़कर एक। मैं ला के दूंगी ना तुझे ऑप्शन, तू बस हाँ बोल। क्या बकवास है, मतलब इतना इंसल्ट कौन करता है? इंसल्ट? हाय हाय, मैं इंसल्ट कहा करी, मैं तो तारीफ है समा बांध रही हूँ तेरी। हालत देख आज कहाँ पर लेटी है तू, किस हालत में है। ये ना 3 महीने की जो तूने इतनी बसर करी है ना अपनी ज़िंदगी के साथ, उसी की असर है। आगे बोलूँ मैं कुछ? नहीं, बस कर। थोड़ी बहुत वो वहाँ पे बैठती है। फिर काजल जो है वो डॉक्टर से बात वगैरह करती है। इधर सुबह होते ही दिया की कॉल आती कि उसकी दी कैसी है। काजल को कॉल करती है वो, तो बताते हैं कि अभी तक तो सब ठीक है और 1-2 दिन में तो छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर, लगभग 4-5 दिन तो रहने ही पड़ेंगे हॉस्पिटल में। तो वैसे ही होती है। काजल थी वहाँ पर। इधर 11 बजते ही सारा आ जाती है और वो केबिन पे आती ही वो देखती है अपनी बड़ी को। पहले वो डर जाती है, छोटी बच्ची थी, और वो रोने लगती है। तभी आरुषि बात करती है, अरे अरे आप रो क्यों रही है? आपको क्या हो गई बड़ी? बड़ी को कुछ नहीं हुआ ना। तभी काजल बोलती है, नहीं नहीं आपकी बड़ी को कुछ नहीं, उसको ना ज़्यादा उछलने की वो दौरे पड़ते हैं ना बेटा, तो फिसल गई बस। कहाँ फिसले आप? तभी आरुषि बोलती कि नहीं बच्चा, वो बस ऐसी तबीयत ख़राब है, आप अपनी हत्या की बात मत सुनो, आप अपनी बड़ी की बात सुनते हो ना। हाँ, तो बस कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसीलिए जैसे ही ठीक होता है हम घर चले जाएंगे, ऐसे रोते नहीं है ना बेटा। ठीक है। वहाँ पर वो बहुत सारी बात करती है। इधर जो राजीव था वो भी आते हैं, वो डॉक्टर से बात वगैरह करके बोलते कि सब कुछ नॉर्मल ही है, बस यहाँ पर 2-3 दिन और उसके बाद फिर उसको डिस्चार्ज करेंगे। तो भी आरुषि बोलती कि उससे पहले नहीं हो सकती है क्या चीचू? नहीं आरुषि, उससे पहले तो नहीं होगी, जब तक खुद डॉक्टर को ये ना लगे कि अब तुम घर जाने के लिए बिल्कुल फिट हो, तब तक तो नहीं। हाँ, दिस इज़ नॉट फेयर, क्या कर सकते हैं। अब होते हैं आरुषि की देखभाल की चीज़ें जो माधवी बहुत बखूबी से कर रही थी। इधर काजल वो आती थी, रुकती थी और शाम को वो चली जाती थी, क्योंकि इतना तो समझ आती है ना, क्योंकि उसका छोटा बेटा उसके हिसाब से। लेकिन वो हर रोज़ आती है, लेकिन बात अलग तो थी केवल माधवी के लिए। अब सारा भी यहाँ पे आ चुकी थी। अब बस इंतज़ार थी आरुषि को कि वो कब डिस्चार्ज होगी इस हॉस्पिटल से, और उस दिन से लेकर 4 दिन तक वो वहाँ पर ठहरती है और उसकी सारी देखभाल केवल माधवी कर रही थी। काजल जो हर रोज़ सुबह आती थी, वो सुबह आती थी, कभी वो दोपहर को चली जाती थी, तो कभी वो शाम तक रुक के फिर चली जाती थी, लेकिन आती ज़रूर थी। इस बीच दिया और पूर्वा एक बार आ चुकी थी, दिया 2 बार आ चुकी थी, और वो हॉस्टल वाली दी भी लगभग 2-3 बार आ चुके थे। और वो घर के ओनर्स
वो तो एक दिन बाद ही आ जाते थे, कई बार आ चुके थे। लेकिन माधवी, अब वो बहुत अच्छी से आरुषि की हर छोटी बड़ी चीज़ की ध्यान रख रही थी, बहुत ही अच्छे से। कभी कभी ऐसा होता थे कि रात को वो सो जाते थे, कई बार वो उठ के खुद चेक करती थी कि आरुषि को कुछ चाहिए तो नहीं। आरुषि की खाने की चीज़ की हर चीज़ की ध्यान रखती थी, वो कुछ गलत ना खाए, खाने के बाद उसकी कौन सी दवाई है, कब क्या करनी है, सब कुछ हर एक चीज़ की ध्यान रखती है, जो काजल को भी बहुत अच्छी लग रही थी। और कहीं ना कहीं आरुषि एक डर में थी, कहीं उसे कुछ भी उससे गलती हुई तो कुछ भी हो सकती है, वो बस उस डर में थी। और वो हमेशा एक कोशिश करती है जेंटली कि वो ऐसी कोई चीज़ ना करे या गलती से भी उससे ना हो जाए जिससे माधवी ऑकवर्ड फील करे, और उतनी वो डिस्टेंस खुद मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर कभी कभार ऐसे हो जाते थे कि दोनों एकदम से करीब आ जाते थे तो वो कुछ भी करके थोड़ी सी डिस्टेंस बना ही लेती थी। ऐसे कई बार हुई, जैसे कि वो थोड़ी सी ऊपर की ओर उठना चाह रही थी तो प्रॉपर वो होती नहीं है, माधवी आती है, उसकी हेल्प करती है। तो आरुषि उस चीज़ की ध्यान रख रही थी कि कहीं उससे कुछ गलती से भी गलती ना हो जाए जिससे माधवी को ऑकवर्ड लग जाए, ये चीज़ की वो प्रॉपर ध्यान रख रही थी। अब आते हैं जब उसे डिस्चार्ज मिलेगी उस दिन पर, डॉक्टर एक फाइनल चेकअप करते हैं उसके कि अब वो घर जाने के लिए परफेक्ट है कि नहीं। वो सारी चीज़ चेकअप वगैरह करने के बाद पॉजिटिव साइन देते कि हाँ काफ़ी सुधार आई है, रिकवरी स्पीडी से हो रही है। घर पे जाकर भी ऐसी चीज़ों पे प्रॉपर मेडिसिन वगैरह दिए जाए, हर चीज़ का ध्यान रखे जाए तो वो प्रॉपर ठीक हो जाएगी बहुत जल्द। और स्टिचेस वगैरह पे वहाँ पे भी ड्रेसिंग वगैरह सारी चीज़ वो डॉक्टर बहुत अच्छे से समझा देते हैं, जिसमें काजल और माधवी दोनों ही बहुत अच्छे से उन सारी बातों को समझते हैं। इधर जैसे ही सब अब तैयार हो रहे थे बस निकलने की, उसी वक्त जो है दिया की कॉल आती है। आरुषि के मोबाइल पर आरुषि रिसीव करती है। हाँ दिया बोलो। दी वो आप आज डिस्चार्ज हो रहे हो हॉस्पिटल से, मैं आ जाऊँ मिलने के लिए। लेकिन आरुषि नहीं चाहती थी कि घर पे इस चीज़ को लेकर कोई परेशानी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें वो समझ चुकी थी और उसे कुछ हिंट भी मिल चुकी थी कि उसके मम्मी जब आई थी कुछ तो हुई थी, लेकिन अभी तक काजल ने उस चीज़ की खुलासा नहीं करी थी कि उसकी मम्मी आके वो हॉस्टल वाली दी को माधवी समझकर बहुत कुछ बोल दी है। वो ये बोलना चाह रही थी, उसके टंग स्लिप थोड़ी सी हो गई थी, जिससे आरुषि ये दिमाग में बैठा चुकी है कि वो बाद में पूछ लेगी, पता कर लेगी। तो ऐसी होती है, वो मना कर देती कि नहीं ज़रूरत नहीं है। तो दिया बोलती कि ठीक है दे, फिर कभी और मिलूँगी, आप बस खुद का ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, यही बात होती है। फिर वहाँ से डॉक्टर से सारी चीज़ें होने के बाद आरुषि को कुछ याद आती है। काजल उसके साथ ही थी, एक साइड शोल्डर पकड़ती हुई। वो पूछती है काजल, हाँ क्या हुआ, ये हॉस्पिटल की बिल कितनी आई। भाई साहब, काजल ये सुनने के बाद जो खतरनाक वाली लुक उसे पास करती है, आरुषि बोलती है कि यार मैं बस नॉर्मली पूछी। हाँ बहुत अच्छे से समझती हूँ तेरी नॉर्मली पूछना, तू क्या बोलना चाह रही है आरुषि, ज़रा बोल। नहीं वो मैं बस बिल कितनी की है वो पूछी। अच्छा, इस जान के क्या करेगी तू, वो पे भी तो करनी है ना। अच्छा एक बात सीधी सीधी बता ज़रा आरुषि, क्या चाहती है तू, मतलब आज तो तू बोली दे, क्या चाहती है। मैं हूँ कौन, मतलब तेरी ज़िंदगी में मेरी थोड़ी सी भी कुछ है, कुछ भी। आरुषि एकदम से पॉज हो जाती है। वो बस नॉर्मली पूछी थी यार, ठीक है, मतलब इतनी भड़काने वाली बात भी नहीं बोली मैंने, नहीं बतानी मत बता, लेकिन ऐसे भड़क क्यों रही है, शांत रहना। तू हरकतें तो ऐसी नहीं करती ना, शांत रहा जाए ऐसे वाले। वो चुप हो जाते आगे और कुछ बोलती ही नहीं है। वहाँ से आरुषि को घर पे लाए जाते हैं। अब जब घर में आती है तब चीज़ें और भी बढ़ जाती है और लगभग 5 दिन तक
समझो कि पूरी हॉस्पिटल में थी, वो मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ एक अजीब सी लगती है उसे। और वो काजल को बोलना चाह रही थी कि बस उसके हेयर वॉश करा दे वो, क्योंकि अभी तक बस वो ऊपर ऊपर थोड़ी सी वो क्लीन वगैरह हुए थे, बस थोड़ी थोड़ी सी। तो उसके हेयर वॉश अगर कर दिया जाए तो थोड़ी सी उसे लाइट सी फील होगी। लेकिन माधवी से वो कतई नहीं बोल पाएगी ये चीज़, वो बहुत अजीब सी लगती है, कैसे क्या बोलेगी। और उसकी जो हालत है प्रॉपर झुक भी नहीं सकती है, तो चेंज कैसे करेगी वो। बहुत अजीब सी सिचुएशन में थे। दोपहर तक ये लोग घर आ चुके थे। हारुषी को अब माधवी के कमरे में लिए जाते हैं, क्योंकि एक तो वो फ्लोरिंग पे सोती है हारुषी पहले, और इस हालत में वो फ्लोर से उठ नहीं पाएगी। यही सोच कर वो माधवी की बेड पर उसे लेके जाके रख देते हैं। अब उस कमरे में आरुषि अकेली थी, और माधवी, काजल, राजीव ये लोग दूसरे कमरे में सब बात कर रहे थे। वो घर के ओनर्स जो आंटी अंकल थे वो भी आके बात कर रहे थे कि डॉक्टर ने क्या कहा, कितने दिन बाद फिर जाने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ में बात वगैरह कर रहे थे। इधर राजीव वहाँ से थोड़ी देर बाद चला जाता है, क्योंकि उसको ऑफिस जाना था। रह गए थे बस काजल। कुछ देर तक काजल तो वहीं पे थी, बातचीत कर रहे थे। सारा एक बार इस कमरे में आ रही थी, एक बार उस कमरे में। और आरुषि की थी कि वो इतनी ज़ोर से काजल को बुला भी नहीं पाएगी ना, क्योंकि प्रेशर पड़ता है हेट में, स्टिचेस में। तो थोड़ी देर तो शांत रहती है, बस कि काजल आ जाए तो उसको वो बोलेगी कि कपड़े चेंज करा दे। अब बहन मानती है तो इट्स नॉर्मल ना, वही चीज़ नॉर्मल ही। लेकिन काजल है कि उसके बात ख़त्म हो ही नहीं रहे थे। अब जब तीसरी बार सारा एकदम से कमरे में आती है तो हारुषी उसे आवाज़ लगाती है, बच्चा सुनो ज़रा। वो आती है, हाँ बड़ी बोलो, क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए? आपकी जो आत्या है ना, उनको जाके बोलो कि बड़ी बुला रहे हैं आपको। ओके। तो वो भागते हुए जाती है, काजल के पास जाते बोलती कि आत्या आत्या सुनो ना। काजल बोलती कि हाँ बच्चा बोलो ना। वो ना मेरे बड़ी आपको बुला रहे हैं। आपके बड़ी मुझे बुला रहे हैं? हाँ। और माधवी बस दूसरे साइड से कमरे में जा ही रही थी, तो वो सुन चुकी थी कि जो हारुषी है वो काजल को बुलाई है। तो उसे लगी थी कि शायद कुछ ज़रूरत है, तो वो खुद चली जाती है। जैसे ही हारुषी माधवी को देखती है वो चुप सी हो जाती है। माधवी पूछती है कि कुछ चाहिएगा आपको? हारुषी कुछ बोलती ही नहीं है। अरे आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी काजल भी आती है। हाँ हारुषी बोल, क्यों बुलाइए? अब वो तभी वो चुप हो जाती है, क्योंकि माधवी तो वहाँ से जाती भी नहीं है, बस खड़ी ही थी। काजल उसके पास आके बैठती है। क्या हुआ, बोल, कुछ परेशानी हो रही है क्या? दर्द हो रहा है या कुछ चाहिए, पानी चाहिए क्या? अरे नहीं, पानी तो पास में ही है। हाँ तो क्या हुआ? तो माधवी की ओर देखती। माधवी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि हुआ क्या है, इनको कुछ चाहिए क्या सच में। इसी कश्मकश में थे। माधवी की ध्यान बस आरुषि की हो रही थी कि उसको चाहिए क्या। और काजल बैठी हुई थी, वो बस पूछ रही थी बोलना। और आरुषि की चीज़ें थी कि वो माधवी के सामने कैसे बोले कि काजल एक बार मेरी ये चेंज करा दे और प्लीज़ हेयर वॉश करा दे, कैसे बोलेगी। वो शांति थी, वो कुछ नहीं बोलती है। माधवी जाती भी नहीं है, वो बोलती कि नहीं वो अच्छी नहीं लग रही थी इसीलिए। अच्छा, इसीलिए बुलाई? हाँ, वो अकेले कमरे में हूँ मैं तो। और तभी काजल की फ़ोन में कॉल आती है, और जैसी कॉल आती है वो रिसीव करती है। वो राजीव का कॉल था, वो कुछ बोलता है। तभी काजल बोलती है कि वो तो घर पे रह गए ना। हाँ तो अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं घर चली जाती हूँ, वहाँ जाके एक बार देख लूँगी, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप वापस देख लीजिएगा। वो थोड़ी ही बात करती है, शायद कुछ चीज़ चाहिए थे राजीव को, तो वो सारी चीज़ में। इधर आरुषि तो मनी मन बोल रही थी कि अरे कैसे बोलूँ। तभी काजल बोल पड़ती कि अच्छा वो आरुषि, मुझे कुछ काम है, राजीव को कुछ चाहिए, वो एक फ़ाइल अगर वो है तो शायद उसके पास वो भेजनी पड़ेगी, तो मैं चलती हूँ। हाँ, कल आ जाऊँगी। वही नहीं, मैं आती हूँ फिर, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। ठीक है भाई, आप चाहिए। आरुषि की बातें उसकी ज़बान तक ही रहती है, बाहर नहीं आती है।
इधर काजल तो चली जाती है। अब आरुषि की शक्ल देख के लग ही रही थी कि वो कुछ तो बोलना चाह रही थी। माधवी बहुत अच्छे से समझ रही थी और वो पूछती है, आपको कुछ बतानी थी क्या ताई को? नहीं वो नहीं नहीं कुछ 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 नहीं बतानी थी। मैंने आपको पहले भी कही है, मुझे झूठ पसंद नहीं है। वो मुझे बहुत अजीब सी लग रही है वो स्मेल में मेडिसिन वगैरह की, तो मुझे आई थिंक। आगे वो थोड़ी पॉज हो जाती है, फिर वापस बोलती है कि फिर वो हेयर वॉश भी, बस इतना ही, आगे कुछ नहीं निकालती उसके मुंह से। सर झुकाते हुए बस यही बोलती है। आगे माधवी बोल पड़ती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे बस किचन की काम पहले ख़त्म करनी थी, जो मैं कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं यही करूँगी। भाई साहब, जैसे ही आरुषि ये सुनती वो एक टक देखने लगती है माधवी को। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। क्या मतलब? माधवी थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। सारा जो वो आंटी के घर जा चुकी थी। एक्चुअली वो अंकल जी आइसक्रीम लाए थे, तो बस बोले थे कि आओ बेटा आइसक्रीम खाते, वो चले गए थे। पहले तो माधवी दरवाज़ा बंद करती है, फिर वो आती है, आरुषि को पकड़ती है और बोलती है कि आप वॉशरूम के बेसिन तक को जा पाएंगे ना? हाँ वो तो मैं, हाँ जा पाऊँगी। हाँ तो चलिए। उसको संभालते हुए एक हाथ पकड़े हुए वॉशरूम के बेसिन तक जाती है। वहाँ पे हेयर वॉश अच्छे से करा लेती है, बस जैसे तैसे हो जाती है। फिर वो बस टावल से उसकी हेयर को अच्छे से करते हुए फिर से बेड तक लाती है। वो अच्छे से उसकी बालों को पोंछ लेती है पहले तो, और फिर बोलती है कि आप थोड़ी देर लेट जाइए, मैं अभी आई। और फिर वो चली जाती है किचन की साइड पे। आरुषि की दिल की धड़कनें भाई साहब अपने आपे से बाहर थे। जो चीज़ वो चाह नहीं रही थी वो चीज़ हो रही थी। मन ही मन वो काजल को बहुत कोस रही थी। इधर थोड़ी देर बाद ही वापस माधवी आ जाती है। कुछ थे उसके हाथ में बॉल सा, जिसमें शायद पानी थी, और छोटा सा एक टॉवल। शायद उसे वाइप आउट करेगी उसकी थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर ही, लेकिन उससे पहले जो वो पहनी है उसको तो चेंज करनी पड़ेगी ना। अब सवाल थी कि कैसे। आरुषि की हालत तो भाई साहब देखने के लायक ही थी। वो जैसे माधवी थोड़ी करीब आती है वो फटाक से बोलती है, वो माधवी जी वो हो गई ना, मुझे बस यही चाहिए थी, ये किसकी ज़रूरत नहीं है। अब माधवी छोटी बच्ची थोड़ी है, वो उसको भी कुछ हद तक चीज़ें समझ आ ही जाती है आरुषि की चीज़ें देख के। बेचारी की पूरी शक्ल लाल हो पड़ी थी, नजरें झुकाई हुई थी। वो एक सेकंड के लिए भी माधवी की ओर देखती नहीं है। माधवी बोलती है, देखिए ये ज़रूरी है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है, हम बाद में कर लेंगे। वो कल का काजल आ जाएगी तो देखिए, तबीयत को लेकर कोई बहाना नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूँगी। अब आरुषि सोचती कि किस चीज़ का ध्यान रखेंगी आप तो करीब आते ही मेरी दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ जाती कि जैसे पता नहीं क्या है। वो थी तो बस ऐसे बेजान बन के बैठी थी, बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस ना हो, वो करीब ना हो और ये सारी चीज़ ना करे वो। तभी माधवी थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में बोलती कि आप ये ओपन तो करनी पड़ेगी ना इसको। अब माधवी को भी कुछ अजीब सी लग रही थी ऐसे। आरुषि फिर बोल पड़ती है, माधवी जी रहने दीजिए, मुझे नहीं करनी, जैसा है वैसे रहने दीजिए। तभी माधवी थोड़ी सीरियस होती है क्योंकि ज़रूरी भी है ना। तो वो बोलती है कि आरुषि जी करना ज़रूरी है, आप चुप रहिए। तो आरुषि चुप हो जाती है। वो बड़ी कस के अपनी आंखों को बंद कर लेती है क्योंकि अब वो हाथ इतनी ऊपर की ओर कर नहीं पाएगी, स्टिचेस में थोड़ी सी वो पिंच होगी, तो उसी हिसाब से। और जो ड्रेस पहनी थी वो बटन जैसे थे सामने की ओर, वो धीरे धीरे ओपन करेंगे तो आधा वो ड्रेस
ढीली हो जाएगी तो ओपन करना बड़ी इजी है। उसी हिसाब से वो ड्रेस तो पहनी ही थी। लेकिन अब माधवी तो थोड़ी अजीब ही सिचुएशन थे उस वक्त कह सकते हैं, लेकिन माधवी उस वक्त थोड़ी सी सीरियस हो जाता है। और वो पहले तो उसके करीब आती है। वो जैसे उसके करीब जाती है ना भाई साहब, इधर आरुषि के दिल के धड़कने साफ साफ सुनाई दे रहे थे, जो बड़ी तेजी से धड़क रहे थे। आरुषि अपनी मुट्ठी खींच लेती है। जैसे ही माधवी वो उसके वो ड्रेस के ऊपर हाथ रखती है, वो हाथ की बस हल्की सी टच उसे महसूस होती है आरुषि को। भाई साहब पूरी शरीर मानो उसके एकदम से काँप उठती है। वो नॉर्मली बोलती है कि माधवी जी वो बस करिए आप और शांत रहिए, मैं आपको खा नहीं जाऊंगी। आरुषि चुप हो जाती है, लेकिन माधवी उसकी दिल की धड़कनें साफ सुन सकती थी। वो जैसे तैसे वो ड्रेस की जो बटन है वो बस वो ओपन करती है, और उसके बाद वो पलट कर आरुषि को बोलती है कि बस ये साइड से आप थोड़ी सी हटा दीजिए तो ये खुल जाएगी, और उसके बाद बस ये ओढ़ लीजिए, दुपट्टा जैसा कुछ देती है। तो वो वही करती है, बस थोड़ी सी वो साइड करती है, वो अपने आप ही सरकते हुए गिर जाते हैं। और फिर वो दुपट्टा थोड़ी और ओढ़ लेती, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी भाई साहब, पूरे कान लाल हो गए थे उसके। नज़र तो ऐसे झुकी हुई थी कि ऊपर उठने की नाम ही नहीं ले रहे थे। माधवी जब पलट कर देखती तो उसकी नज़र सिर्फ आरुषि की आंखों की ओर थी। वो जैसे तैसे संभल कर उसे वहाँ पर लेटा देती है, और अब बस उसके ऊपर ऊपर जैसे हाथ होते हैं थोड़ी सी नेक साइड के वहाँ पर, बस वहाँ पे ही वो वाइप कर देते हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन जहाँ जहाँ आरुषि को स्पर्श हो रही थी उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि मानो कि वो सांसें बहुत मुश्किल से रोक रखी है, ऐसे हालत। माधवी को भी समझ आ रही थी, और वो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान से जल्दी जल्दी कर रही थी। सब तो ठीक थी, वो स्टिचेस के वहाँ पर आते ही, क्योंकि उसके ऊपर का एरिया तो थोड़ा सा वो करनी पड़ेगी, तो बेली साइड पे आते ही पता नहीं माधवी की हाथ थोड़ी सी काँप उठती है। वो बस थोड़ी सी करते हुए आगे और वो नहीं जाती है। फिर पैर के साइड में थोड़ी थोड़ी सी वो पोंछ देती है टॉवल से। फिर उसके बाद वो आरुषि को बोलती कि आप ठीक है। फिर वो एक ड्रेस निकालती है, बिल्कुल अभी जो चेंज करी है उसके जैसे ही, जिसे ज़्यादा टाइट ना हो, थोड़ी सी ढीली हो, वैसी ही वो नाइट सूट जैसी ही वो कह सकते हैं। वो निकालती है और वो देती है, मदद करती है आरुषि की, थोड़ी हद तक वो पहना देती है बड़ी सावधानी से। शायद आज आरुषि की जो हालत हुई है, इतनी बदतर हालत शायद आज तक इससे पहले कभी नहीं हुई। और जैसे ही वो प्रॉपर हो जाता है उसके बाद आरुषि तो बस हर झुकाई हुई थी। माधवी समझ रही थी कि आरुषि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही है, और वो चली जाती है जल्दी जल्दी वहाँ से। जैसे ही माधवी जाती है, आरुषि को मानो कि उसको सांस वापस मिल चुकी है, और अब जाके वो सांस ले पा रही है। इतनी देर तक वो सांस रुक चुकी थी। भाई साहब दिल की धड़कनें वो अपने दिल को सहला रहे थे। बस कुछ देर तक माधवी भी बहुत अजीब सी सिचुएशन में थी। वो बस उस कमरे में आ चुकी थी, दूसरे कमरे में, और वहाँ के जो कुछ कपड़े वगैरह लेके गए थे आरुषि के लिए, वो फोल्ड वगैरह करके रख रही थी। वैसी चीज़ थी। तभी सारा आती है, दरवाज़ा नॉक नॉक करने लगती, तो दरवाज़ा खोलती है और बोलती कि बच्चा कहाँ गई थी आप? वो तो मैं आइसक्रीम खाने गई थी ना। आइसक्रीम किसने दी? वो तो वो नाना जी ने दिए। तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है, आपकी होमवर्क नहीं है ना, तो बस वो करो। तो बैठ जाती है अपनी बैग लेके। देखते देखते तो अब दोपहर से ज़्यादा हो चुकी थी। अब वो खाना तो आके ही बना चुकी थी, क्योंकि वो आते ही किचन में घुसी थी फ्रेश वगैरह होके। तो अब
आरुषि के लिए खाना लेके आती है। तो जैसे ही वो कमरे में वापस आती है, आरुषि फिर से सर झुका लेती है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, अब तो उससे और ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही थी ये सीन के बाद। माधवी समझ रही थी और उसके पास बैठते हुए थी कि देखिए, इस वक्त ये करना ज़रूरी थी तो मैंने किया। जहाँ तक मुझे पता है मेरी इंटेंशन आप बहुत अच्छे से जानती हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मैं वो बस आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। और वो खाना उसकी और दे देती है, खिचड़ी टाइप का कुछ थी, क्योंकि ज़्यादा वो हार्ड जैसा कुछ नहीं खा सकती, लिक्विड जैसा थोड़ा सा नरम खाना उसे खानी पड़ेगी, उसी हिसाब से वो खाती है। फिर उसे दवाई दिए जाता है और उसके बाद माधवी वहाँ से चली जाती है ये बोलकर कि अब आप सो जाइए, शाम तक फिर आपको दवाई लेनी है। आरुषि अब बेड पे तो थी, लेकिन ये जो एकदम से हुई है सिचुएशन, उसे जो ये एहसास हुई है इतनी ऑकवर्ड सी, वो सारी चीज़ जा नहीं रही थी दिमाग से। देखते देखते शाम होता है, 4 बज रहे थे तब काजल की कॉल आती है माधवी की मोबाइल पर और वो पूछती है कि सब ठीक है ना, वो उसके दवाई वगैरह दी आपने। माधवी नॉर्मली बोल देती है कि हाँ ताई, वो दवाई वगैरह हो गई सब, चलिए ठीक है, फिर मैं कल आती हूँ, आज तो नहीं आती हूँ। और ठीक है ताई, जैसा आपको ठीक लगे। और सब ठीक है ना? आपकी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। नहीं तो ताई, मेरी आवाज़ तो ठीक ही है, पता नहीं कुछ अलग सी लग रही है। चलिए ठीक है, मैं कल आके बात करती हूँ। जी ठीक है। अब सच में कुछ ना कुछ अजीब तो थी, माधवी को कुछ चीज़ें तो अजीब लगी थी, लेकिन वो ध्यान से हटा देती है वो सारी चीज़ और वो सारा को पढ़ाने लगती है। कुछ दिन वो जो ड्राइंग क्लास लेती है वो बंद रखी थी। इधर आरुषि कुछ देर के लिए सो गई थी और फिर उसकी नींद टूट जाती है। माधवी आती है, वो थोड़ी बहुत चीज़ें, दवाई थे वो देते हैं। आरुषि को अच्छी नहीं लग रही थी, कब तक वो बेड पे ऐसे लेटी रहेगी। तो कभी अगर उसे वॉशरूम भी जानी पड़ती है तो थोड़ी बहुत धीरे धीरे चल के, वैसी सिचुएशन थी, तो उसमें भी माधवी मदद कर रही थी। मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ में वो माधवी उसे अच्छे से देख रही थी, देखभाल कर रही थी। अब पहले तक तो ठीक थी, लेकिन अब जाके इस इंसिडेंट के बाद बहुत अजीब सी लगती है। और अब तो वो माधवी की ओर प्रॉपर देखती भी नहीं है, नज़रें बस एकदम से झुकी हुई रहती है। वैसे ही तो 1-2 दिन और बीत जाते हैं। उसके दूसरे दिन जब काजल आती है तब कुछ चीज़ें नॉर्मल थे। आरुषि उस दिन भी पूछती है कि मम्मी पापा जब आए थे कुछ हुई थी क्या, और बहुत स्मार्टली काजल उस बात को चेंज कर देती है। फिर अगले दिन भी वैसी ही नॉर्मल जाती है। एक बार काजल आई थी, फिर चली गई थी। ऐसे ही जब 3 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बाद आरुषि को थोड़ी बेटर लगती है। मतलब अब वो प्रॉपर धीरे धीरे चल रही थी, वो वॉशरूम खुद जा पा रही थी, वो सारी चीज़ हो रही थी। और अगले 2 दिन बाद फिर से हॉस्पिटल जाने थे, तो यही सारी चीज़ थी। अब जानेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, बाय बाय।